बचपन से डॉक्टर साहिबा एक मैं बात सुनती आ रही हूँ, पहली सर्दी है बच्चे नू बचा के रखो, सर्दी लग गई तो फिर ये बच्चा सारी जिंदगी सर्दियों में बीमार हो जाएगा, ये मिथ है कि दिस इज अ मिथ, इट्स अ टोटल मिथ। सबसे बड़ा एक और मिथ है कि इन्हू नवाना नहीं सर्दी लग जानी है, इन्हू निमोनिया हो गया सी जदों मैं नवाया सी। दिस इज़ नॉनसेंस। एक तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मतलब बच्चे को आप गर्म पानी से नहलाओ, आपकी इन्फेक्शंस वायरसेस से होती हैं और इट्स लाइक सर्दी लग गई। और फिर माओ में एक और बड़ा मिथ है, डॉक्टर साहब ग्रीन रंग की पट्टी कर रहा है, इसको सर्दी लग गई है। फिर जो सास बैठी होती है वो डांट रही होती है, मैंने आख्या सी ना नवाई, हुण अद्धियां पट्टियां ग्रीन रंग दियां ने। सो दिस इज नॉट राइट। और पहली सर्दी है जी, आई मीन यस, किड्स जो छोटे बच्चे हैं उनका सरफेस एरिया ऐसा होता है, सर से आपने बाल भी उतारे होते हैं, उनको आपने प्रोटेक्ट तो करना है ना, ठंड में तो नहीं डाल देना। सो दे आर प्रोटेक्ट, आप उनको कपड़े पहना के रखो। छोटा बेबी नीड्स एन एम्बिएंट टेम्परेचर जो बिल्कुल एक हमसे थोड़ा सा ज्यादा है। डॉक्टर साहबा इतनी लेयरिंग बच्चों को कर देते हैं, ज्यादा लेयरिंग करते हैं। द वर्स्ट थिंग इज कि वो स्वेट करता है। सो जब मैं उसको एग्जामिन कर रही हूँ तो मैं टोपियां उतार रही होती हूँ, तो वो जो स्वेटिंग है उससे फिर टेम्परेचर और डाउन होता है। एंड द चाइल्ड इज लाइकली टू नॉट डू वेल कि अगर आप पहले उसको पसीना आता है फिर हम उसके कपड़े, दे आर ऑल स्वेटिंग इन द ओवर वार्म। पाकिस्तान में मैंने हार्डली कोई बच्चा देखा है जो माँ लाती है जो अंडर क्लोथ है, दे आर ओवर क्लोथ। बट मदर्स डू अंडरस्टैंड कि बच्चे को वार्म्थ चाहिए, फिर वो ओवर वार्म करती हैं, नहलाती नहीं है। इस सर्दी में बच्चे को नहला दें? एब्सोल्युटली, गर्म पानी करो, उसको नहलाओ, ही विल स्लीप बेटर, ही विल बी क्लीनर, उसको कम इन्फेक्शन होगी। या प्लीज गिव देम अ बाथ। इस चीज से तो बिल्कुल बाहर निकल जाए। अच्छा वैसे हम भी डॉक्टर साहब अपने बचपन से ये सुनते, पहली सर्दी लग गई ना तो बच्चा सारी जिंदगी बीमार है। टोटल मिथ। इस तरह के इतने मजे के मिथ है ना, आप मतलब सुनो तो। और फिर सबसे ज्यादा वो मिथ्स होते हैं, एनी खाना माँ ने, बच्चे ने आइसक्रीम खादी सी, माँ दूध पिया रही है, बच्चे ने बीमार। आई मीन लाइक व्हाट इज दिस, माँ ने ठंडी चीज खा ली तो बच्चे को ठंड लग गई। देयर आर लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग मिथ्स, लेकिन ये सारे मिथ ही हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं। सो इनसे आप भी महफूज रहें, बच्चों की केयर कीजिए, बच्चों को जितना साफ सुथरा रखेंगे वो उनके हेल्थ के लिए उतना ही बेहतर है। डॉक्टर साहब एडल्ट्स में अगर मुसलसल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आज का मेनली हमारा टॉपिक यही है, आप बच्चा बीमार है, 16-17 साल का लड़का है लड़की है, खा लो मेडिसिन, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, तो वो एक रूटीन बन जाती है, बगैर किसी डॉक्टर से पूछे आप मेडिसिन का इस्तेमाल 4-5 दिन करते चले जा रहे हैं। तो ये नौजवानों में भी मसला करती ये है। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा, हुमा ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि हमारा हीमोग्लोबिन लो है। मतलब जो खून HB लेवल, और उसकी वजह आयरन डेफिशिएंसी है ज़्यादातर। अब इसका क्या हल क्या है आपके लोगों देखने वालों के लिए? देखें, हमने एक रॉचडेल में स्टडी की थी, वेरी फेमस रॉचडेल स्टडी मैंने की थी जब हम यूके में थे। तो उसको हमने देखा था कि दोनों एज मैच बच्चे, दोनों गोरे भी और हमारे पाकिस्तानी डिसेंट या इंडियन डिसेंट के, हमारी प्रोटीन इनटेक ज़्यादा थी देन कॉकेशियंस, मतलब लोकल बच्चों के, लेकिन हीमोग्लोबिन उनकी ज़्यादा थी। उसकी फिर हमें एक वजह ये लगी थी कि रोटी, चपाती, जो चपाती हम गोश्त खाते हैं चपाती के साथ, या बच्चों को भी चपाती के साथ खिलाते हैं, तो उसमें फाइटेट्स होते हैं जो बाइंड कर लेते हैं आयरन को, अब्जॉर्ब नहीं होने देते, आपके स्टूल में निकल जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा अपने यंगस्टर्स को, बच्चों को कहता हूँ, खासकर जो कहते हैं जिनकी हीमोग्लोबिन, कहता हूँ आप रोटी अगर खानी है तो अलहदा खा लिया करें, लेकिन आप चावलों के साथ खाएं या आप आलू के साथ खाएं जैसे गोरे खाते हैं। वो आलू, मछली और ये उनकी, तो आलू में क्योंकि विटामिन सी होती है तो वो ज़्यादा होती है, फैसिलिटेट आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट था। जहाँ तक आपका सवाल था कि बड़ों में एंटीबायोटिक का अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और ऑन दी एवरेज एक पाकिस्तानी जो है इवन गांव में तकरीबन साल में वो 3 दफ़ा एंटीबायोटिक लेता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। मेरा ख्याल है मुझे एंटीबायोटिक लिए हुए कोई 5-7 साल हो गए होंगे, मैंने नहीं ली। आई एम श्योर कि हुमा ने भी नहीं कभी ली होगी। तो हमारा भी गला ख़राब होता रहता है, हमें खांसी भी आती रहती है, हमें बुखार भी होता रहता है, लेकिन ये जो ज़्यादातर होता है ना, ये एलर्जी होती है आजकल खासकर सर्दियों में। और ज़्यादातर जैसे हुमा ने कहा कि आपके घर की एनवायरनमेंट से परिंदे रखे होते हैं लोगों ने, वो एलर्जी कर रहे होते हैं, बिल्लियाँ रखी होती हैं, कैट्स वगैरह, आपके कपड़े एलर्जी कर सकते हैं। जब आप गर्म कपड़े निकालते हैं 6 महीने बाद, साल बाद, तो वो एलर्जी कर सकती है, धुआं कर सकता है।
तो ये एलर्जीज़ को तो वस करेगी आपकी एंटीबायोटिक। और इसी तरह वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं जो इकट्ठे, क्योंकि सर्दियों में ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि हम ज़्यादा लोग एक कमरे में रहते हैं, उसी को गर्म कर लेते हैं। सुई गैस का मामला है, बिल का मामला है, तो एक कंजेस्टन बड़ी होती है, एक से दूसरे को वायरस लग जाती है। फ्लू वायरसेस बहुत कॉमन है, तो फ्लू वायरसेस में तो अगर आपको एक डॉक्टर सोचता है देने का तो हम एंटी वायरल देंगे, हम ये तो एंटीबायोटिक तो कभी भी नहीं देंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी को जो डैमेज कर रहे हैं आप, वो एंटीबायोटिक से कर रहे हैं, और वो बिल्कुल इनजडिशियस यूज़ है, जहाँ रिक्वायर्ड नहीं थी आप उन्हें दे रहे हैं। उससे होगा ये कि खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, गंदगी में कोई गिर जाते हैं छत से या रोड साइड एक्सीडेंट, उस वक्त जब एंटीबायोटिक आपको देनी पड़ेगी कि अंदर गंद चला गया बॉडी के, तो वो इनफेक्टिव होगी। और जैसे हुमा ने कहा कि आज एक एंटीबायोटिक आप लेंगे तो आपके जो गट के नॉर्मल बैक्टीरिया हैं, जो आपकी हेल्दी गट के लिए गुड बैक्टीरिया, देखें हर बंदा आजकल आपको पता है मोटापे के टीके लगा रहे हैं जी, बगैर पूछे ही लगाई जा रहे हैं। ऐसे ही ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेता, लेकिन सबको पता है, मेरे से ज़्यादा सब लोगों को पता है, ये सब आपके कैमरा को पता है कि जी नाम ले लेंगे। वो चीज़ जो आप लगा रहे हैं इतनी महंगी और इतने साइड इफ़ेक्ट्स के साथ, वो आपकी गट बनाती है। के सेल, एल सेल स्मॉल इंटेस्टाइन के बनाते हैं, जीएलपीबी और जीआईपीबी दोनों बनते हैं। वो ख़त्म कर देते हैं आप एंटीबायोटिक लेके, आपकी गट लीकी हो जाती है और गट के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उनको वापस आने में साल लगता है। जो आपने गट को बिल्कुल, तो वो जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं ना, वो ग्रो करनी शुरू कर देती हैं। एक बैलेंस ज़रूरी तो आप है। ये देखिए, ये ज्यादती हम अपने साथ अल्लाह ताला ने जो बैलेंस बनाया ना, उससे डोंट प्ले विद इट। वो अल्लाह से बेहतर कोई डिज़ाइन नहीं था कर सकता। वो उसको हम कभी भी वापस रीस्टेब्लिश आपके गट के माइक्रोबोम को नहीं कर सकते, और वो बहुत बड़ा रोल है उसका। जैसे हुमा ने कहा, डायबिटीज़ में, हाइपरटेंशन में, मोटापे में, ब्लड प्रेशर में, कैंसर में, हर चीज़ में उसका रोल है। अगर वो बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, प्लीज़ इन पे गौर कीजिए, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम कीजिए। डॉक्टर साहिबा, मेरे पास टाइम कम है, फ्लू वैक्सीन अभी इस दौरानिया में बच्चों को लगवा सकते हैं? या यू आर लिटिल लेट अगर अभी लगा रहे हो, लेकिन जनरली हम विंटर शुरू होने से पहले रिकमेंड करते हैं। जो उस साल वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन फ्लू, बिकॉज इट कीप्स चेंजिंग, आपकी स्ट्रेन चेंज होती है, ये वायरसेस चेंज होते रहते हैं, तो आपको दोबारा जो उस वक्त कॉमनेस्ट स्ट्रेन है वर्ल्ड का, वो आप राउंड अबाउट अक्टूबर सितंबर आप लगवाते हो, ताकि आपको विंटर आपकी ये हर फ्लू से नहीं प्रोटेक्ट करता। मैं पूछने वाली थी, बच्चों को फ्लू बिल्कुल नहीं होता इसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सर्टेन स्ट्रेन्स हैं जो ज़्यादा बुरे हैं, एल्डरली के लिए भी और बच्चों के लिए भी, सो उनको प्रोटेक्ट करता है, लेकिन सारे तो नहीं। अब बहुत सारे पैरा इन्फ्लुएंजा और दूसरे वायरसेस हैं जो इलनेसेस, फिर भी एडिनो वायरस भी कर सकता है, इलनेसेस कर सकते हैं, लेकिन वो जो सिवियर फ्लू वायरसेस हैं जो उस वक्त जो उस साल के सबसे कॉमन है, उनके लिए इट विल प्रोटेक्ट यू। सो आई थिंक लगानी चाहिए। सिर्फ यू हैव टू बी केयरफुल ऑब्वियसली कि ये लाइव वैक्सीन होती हैं, तो कुछ बच्चे जिनमें इम्यून डेफिशिएंसी होती है वो नहीं लगा सकते, बाकी सब लगा सकते हैं। बट वन मोर थिंग विच आई डिड वांट टू से टू यू इज रिगार्डिंग द यूज ऑफ, हम सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते पेरेंट्स को या फार्मेसिस्ट को। आई वुड से कि हमारे अपने डॉक्टर्स भी बहुत लिखते हैं। सो अगर मैं एक बच्चे की फाइल देखती हूँ जो मेरे पास आता है, तो आई सी के 1 साल का बच्चा या 2 साल का, और उसकी मल्टीपल विजिट्स हैं टू हिज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और हर विजिट पे एक एंटीबायोटिक तो जनरली लिखी होती है। सो आई थिंक इसमें पेरेंट्स आर नॉट टू ब्लेम जस्ट, एंड फार्मेसीज ओनली आर नॉट टू ब्लेम, द सिस्टम और, बट हम डॉक्टर्स भी ओवर प्रिस्क्रिप्शन के मारे हुए हैं पाकिस्तान। एग्जैक्टली। सो वी आर ओवर प्रिस्क्राइबिंग, दैट इज वाई ये सर्किट जो है वो इस तरह चल रहा है। सो वी शुड आल्सो लुक इनटू दैट। बच्चे को इंजेक्शन लगवाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं लगवाना चाहिए। एंटीबायोटिक के टीके आर द, अगेन वो आपने अच्छा हुआ मेंशन किया है, अगर एक डॉक्टर आपको कहता है ना आप कि इसको आप ये मैं इधर टीका लगाता हूँ कल दोबारा आउट, थिंक ट्वाइस अबाउट इट, बिकॉज अगर वो इतना बीमारी नहीं है कि हमें हॉस्पिटलाइज करना है, इन एनी केस आपको टीका लगाने की बिल्कुल ज़रूरत, उसका कोई एडवांटेज नहीं। आप कहें कि डॉक्टर साहब हमें सिरप दे दें, हमने टीका नहीं लगवाना, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस इज़ देयर, पता नहीं नीडल ठीक है कि नहीं है। एंटीबायोटिक को आप टीके, एंटीबायोटिक की अपने रिएक्शंस हो सकते हैं, जिस तरह आप ब्लड लगाने को मजाक नहीं समझते हम, एंटीबायोटिक के टीका भी मजाक नहीं, रिएक्शन से आप उधर ही सेंसिटिविटी हो सकता है। ओरल इज सेफर स्टिल,
مطلب آپ کو مجھے اورل دے دیں لیکن آپ کا ریئیکشن ہو سکتا ہے, اٹس یوزلیس, ہیپیٹائٹس یا کسی اور وائرس کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے. بالکل میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ان نیسیسری انجیکٹیبل. ڈاکٹر صاحب بڑوں میں انجیکشن, لوگوں کو لگتا ہے نا انجیکشن لگ گیا تو سکون ہو جائے گا, آرام آ جائے گا فوراً, جلدی دوائی کھانے سے نہیں آرام آئے گا. دیکھیں ایکچولی ڈاکٹرز جو ہیں, ہم سارے جو کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, دے سکم ٹو پریشر ماں باپ کا یا بیوی کا یا اپنا ان کا, کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم 1 یا 2 دن میں ٹھیک ہو جائیں, اور یہ وہ سمجھیں گے کہ اگر اینٹی بایوٹک ہم نے نہیں دی وہ کسی اور ڈاکٹر سے لکھوا لیں گے یا خود کھا لیں گے کہ جی انہوں نے نہیں دی. اب ان کے اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس تھوڑا ٹائم ہو, وہ ان کو ایکسپلین کریں, ان کو کانفیڈنس میں لیں, ان کو ایجوکیٹ کریں. یہ ہماری کمزوری ہے اگر ہم نہیں کرتے. اگر لائن لگی ہوئی ہے تو پھر ہما آئی نو ماشاء اللہ اس کی سب سے بہت بڑی پریکٹس ہے, تو شی ورکس ٹل 2 AM اور واٹ ایور. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹائم دے رہی ہے, یہ ان کو سب کو بھگتا سکتی ہے 1 گھنٹے میں. بالکل, شی ڈزنٹ, she counsels them, so that is much more important than that prescription.